मैं ये दोबारा रिकॉर्डिंग भी ऑन की है, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाह रहे हैं, कि पहला जो तरीका बताया था उसमें ये नंबरिंग आपको मैनुअली लिखनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी एक कम्बरसम प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए ये हम ऑटोमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये मेथड 2 है। इसके लिए करने के लिए हम करते क्या हैं, ये मैं दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं टाइपिंग अपनी स्टार्ट की और ये मेरी फ्लेक्सिबल जो हाउसिंग की हेडिंग है, इसको मैं अपनी हेडिंग 1 बनाना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, होम पर आऊँगा, होम से इस वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये देखें कि ये इसने ऑटोमेटिकली इसको एक नंबर जनरेट करके दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 की बजाय 1 शो हो, तो मैं इस पे क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा और मैं सेट नंबरिंग वैल्यू पे चला जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको करूँगा 1 और ओके दबा दूँगा। अब ये देखें ये 1 हो चुका है। अब मैं जो अगली हेडिंग दूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो इस हेडिंग 1 की सब हेडिंग बने। सब हेडिंग मैं क्या करूँगा, इसको टाइप करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ये हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगा, तो ये जो हेडिंग 2 थी, ये अब इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग बन चुकी है, पहली सब हेडिंग। लेट्स सपोज मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं, इसको मैं अगर सेलेक्ट करूं, इसको मैं दूसरी सब हेडिंग बनाना चाहूं, तो अगेन मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये अब ऑटोमेटिकली दूसरी सब हेडिंग बन गई। ये चेक करें, ये 1.1 थी, ये 1.2 है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीसरी मेरे पास चीज़ आ रही है, वीकनेस की हेडिंग, ये मेरी तीसरे लेवल की, यानी कि ये जो मैंने हेडिंग दी है, इसकी सब हेडिंग मैं इसको बनाऊं, तो मैं वीकनेस मेंशन किया, इसको लिखा और लेवल 3 पे मैं चला गया। अब ये देखें, ये 1.2.1 मतलब कि ये इस हेडिंग की पहली सब हेडिंग बन गई है। तो इस तरह करके आप अपना जो भी टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना चाहें वो हो सकता है। और ये देखें, ये आपके सामने अब टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये वाला ये जनरेट होके आ चुका। ये मेरी 1 मेन हेडिंग थी, फिर 1.1 और 1.2 ये इस फ्लेक्सिबल हाउसिंग की 2 सब हेडिंग्स थी, और फिर ये 1.2.1 जो है, ये स्ट्रेंथ वाला जो सब हेडिंग थी, उसकी फर्दर लेवल 3 की मतलब सॉरी, हाँ जी, लेवल 3 की हेडिंग थी, जो कि स्ट्रेंथ की कोई कंटिन्यूएशन है। तो इस तरह करके आप अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है, वो आराम से ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर सकते हैं। ये एक एक्सेल शीट है, और इस एक्सेल शीट के अगर आप फंक्शंस की बात करें, तो कमोबेश जो आपको एम एस वर्ड पे फंक्शन मिलेंगे, वो वाले फंक्शन आपको यहाँ पर भी शो हो रहे होंगे, लेकिन एक्सेल पे एम एस वर्ड से ज़्यादा फंक्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं अगर सरसरी तौर पे समझाना चाहूँ, तो ये यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट की ऑप्शन है, ये फॉर्मेट पेंटर जो मैंने बताया था उसकी ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना फॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर वो तमाम चेंज कर सकते हैं। इससे आप अपनी जो फॉन्ट है उसकी सेंटरिंग कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और ये 2 ऑप्शंस जो हैं, ये एक्सेल में आपको मौजूद हैं, लेकिन एम एस वर्ड पर आपको ये देखने को नहीं मिले थे। तो इनका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज इसी सेल की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये मैंने राइटिंग की हुई है, लेकिन ये इस एम सेल से बाहर निकली हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये जो राइटिंग है ये एम सेल के अंदर ही शो हो, तो मैं रैप टेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, तो ये देखें, ये इस टेक्स्ट को उसने एक सेल तक महदूद कर दिया। अब यहां पर इस ऑप्शन का क्या मकसद है, मर्ज वाले का। लेट्स सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, इसको अगर मैं क्लिक करूं, तो ये अलग अलग सेल में शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट एक सेल में शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस जहां तक मैं सेलों को कंबाइन करना चाहता हूं, वहां तक मैं सेलों को सिलेक्ट करूंगा,
और मर्ज वाला बटन दबा दूंगा। अब ये देखें वो जितने भी सेल थे उसने मर्ज कर दिए और मर्ज करके एज अ होल वन सेल बना दिया। अब ये देखें यहाँ पर आपको एज अ होल वन सेल शो है। अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूं तो ये इसको अनचेक कर देगा और आपको हर सेल अलग अलग शो होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने सेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस रो को डिलीट करना सर ये चाहता हूँ। मर्ज से होगा सर? जी मर्ज जी, से? मर्ज वाले ऑप्शन से होगा। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, मर्ज का बटन दबाऊंगा तो ये पूरा सेल उसने मर्ज कर दिया। लेट्स सपोज मैं इस सेल को डिलीट करना और चाहता हूँ, अनमर्ज करना था? तो इसको दोबारा दबाएंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। अब इस रो नंबर 7 को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन दबा दूंगा तो वो डिलीट कर देगा। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि मैं डायरेक्टली इधर डिलीट पे जाके यहाँ से डिलीट शीट रोज दबाऊंगा तो वो वाली रो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं मल्टीपल रोज डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मल्टीपल रोज को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से डिलीट रोज दबाऊंगा तो वो तमाम रोज उसने डिलीट कर दी हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो डिलीटेड रोज वापस आ जाएं तो मैं कंट्रोल जी का बटन दबाऊंगा। देखें कंट्रोल जी दबाया तो जो रोज मैंने डिलीट की थी वो मेरे पास वापस आ गई। फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको टेबल की ऑप्शन मिलेगी और आपने जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ्स आप बनाने के लिए ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो पेज की लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं। और इसमें आप अपना जब हम अपना प्रिंट करते हैं एक्सेल शीट तो उस प्रिंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पेज ब्रेक व्यू का बटन दबाते हैं और इसकी फिर हम सेटिंग कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको इस लम्हे प्रिंट करना चाहूँगा तो ये वाली चीज़ पहले पेज पे प्रिंट हो जाएगी, नीचे ये वाली चीज़ दूसरे पेज पे प्रिंट हो जाएगी, ये वाली चीज़ तीसरे पेज पे प्रिंट हो जाएगी और इस तरह करके ये चीज़ चौथे पेज पे प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ये पूरे PLO 12 जो हैं ये एक ही पेज पर शो हों तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा। तो ये देखें अब ये पूरी चीज़ इसने पेज 1 पे कन्वर्ट कर दी यहाँ तक। इसके बाद ये वाली चीज़ पेज 2 पर आ जाएगी। तो जब भी हमने पेज एक्सेल शीट का प्रिंट करना होता है तो हम ये पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये तो होगी पहली चीज़। अब लेट्स सपोज मैंने ये डाटा लिखा और इस डाटा को मैं एज अ टेबल की शेप देना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पर जाऊँगा। होम पर जाने के बाद ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इसको मैं चूज़ करूँगा और मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूँगा। अभी देखें उसने तमाम बॉर्डर्स लगा दिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर की मेन हेडिंग्स हैं इनका जो बॉर्डर है ये बोल्ड हो तो मैं दोबारा इस पर जाऊंगा और यहाँ से ये थिक आउटसाइड बॉर्डर पे दबा दूंगा। अब ये देखें जो मेरी मेन हेडिंग थी इसका बॉर्डर जो है ये थिक शो हो चुका है। अब अगर इस टेक्स्ट को मैं सेंटर करना चाहूँ तो ये इस ऑप्शन से मैं चूज़ करके ये सेंटर हो गया। अगर मैं इसको राइट अलाइन करना चाहूँ तो राइट अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। अब मैं आता हूं अपने फार्मूलों की तरफ जो एक्सेल शीट पर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला फार्मूला एक्सेल पे जो आप यूज़ कर सकते हैं वो आपका सम फार्मूला होता है। एक्सेल पे जब भी आपने अपना फार्मूला लगाना हो तो हम उस किसी जिस सेल पर हम वो वैल्यू डालना चाह रहे हैं उस सेल को हम चूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन दबाते हैं। अब आपका फार्मूला स्टार्ट हो चुका है। आप डायरेक्ट इसमें SUM लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास सम का फार्मूला आ गया। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये अब फार्मूला ओपन हो चुका है। अब मेरे से पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यूज़ का सम करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं 108 से लेके 112 तक
जितने भी सेल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को मैं सम करना चाहता हूँ, तो मैं उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और एंटर दबा दूँगा। तो ये देखें, इसने इस सेल से लेके इस सेल तक तमाम वैल्यूज़ को सम कर दिया। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है? लेट्स सपोज मैं, अब ये जो फार्मूला है ये कंटिन्यू रहेगा, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब आप अगर इस पूरे कॉलम को करना चाहेंगे तो आपको उस जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होंगी उन तमाम को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू दबाऊंगा और मैं जिन जिन वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूं उनको मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा। लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को करना है, ओके किया, मैंने प्लस का बटन दबाया, फिर मैंने इस वैल्यू को ऐड करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस का बटन दबाया, लेट्स सपोज मैंने ये वैल्यू भी ऐड करनी है, मैंने फिर प्लस का बटन दबाया, लेट्स सपोज ये वैल्यू भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इन 4 वैल्यूज़ को मैं ऐड करना चाह रहा था, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। तो अब इसने सिर्फ उन्हीं 4 वैल्यूज़ को ऐड किया है, ना कि इस पूरे टेबल को ऐड किया। तो वो सर आप, इसमें भी सम लिखा है सर आपने? हाँ जी, इस पे भी, इस पे सम लिखा नहीं है, इसमें मैंने प्लस का साइन लिखा है। ये चेक करें, ये फार्मूला बार है। आप जो भी फार्मूला लिखेंगे वो आपको इस बार में शो होता चला जाएगा। ये हमारी फार्मूला बार है। दूसरा मेरे पास फार्मूला होता है जी मल्टीप्लिकेशन का। अगेन मैं सेल पे आऊंगा, इक्वल टू दबाऊंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा इस ऑप्शन से। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन की ऑप्शन नज़र आ रही है तो ठीक है, वरना मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। किस तरह कि ये सिलेक्ट किया और ये बटन मैंने दबा दिया, ये आपकी कीबोर्ड पे नंबर 8 के साथ ये आपको शो हो रहा होगा। फिर मैंने अगला सेल सिलेक्ट किया, दोबारा दबा दिया बटन, अगला सेलेक्ट किया, बटन दबा दिया और एंटर दबा दिया, और उसने इन तीनों सेलों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह करके। अगला फार्मूला हमारे पास होता है जी, आप अगर एवरेज निकालना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट डाटा अवेलेबल है। ये लेट्स सपोज मैं इस कॉलम एफ की एवरेज निकालना चाह रहा हूँ कि इधर जो स्टूडेंट के मार्क्स लगे हुए हैं PLO3 पे, इनकी एवरेज क्या निकलती है PLO3 की। तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा, AVG लिखूंगा, यहाँ से ये एवरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब वो मुझसे पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने नंबर्स की एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो मैं PLO3 की निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इस PLO3 में तमाम जो डिजिट्स हैं उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और एंटर दबा दूंगा। तो ये देखें, ये एवरेज निकल आई है PLO3 की 66.74। तो इस तरह करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगली चीज़, लेट्स सपोज आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो ग्राफ अब कैसे बनेगा एक्सेल शीट पर? तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, मुझे ग्राफ चाहिए। एक मिनट, मैं एक एवरेज निकाल लूँ इन वैल्यूज़ की, ताकि अब ये एवरेज निकालने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया, तो ये एवरेज निकल आई। इससे पहले कि मैं ग्राफ की जाने बढ़ूँ, तो यहाँ पर आप ये देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल तक ये चीज़ आपको शो हुई हुई है। तो आप इसको अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये बटन दबाएंगे तो वो डेसिमल रिड्यूस कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फार्मूला मैंने लगाया, बजाय इसके कि मैं एक एक सेल पे जाके एवरेज का फार्मूला लगाऊं, तो ये ख्वारी वाला काम बन जाता है। मैं इस फार्मूले को इन तमाम सेल्स पर लगाऊंगा कि मैं वो एक एक सेल पर एवरेज लिखूं और
फिर हर सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करूं और एवरेज निकालता चला जाऊं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। तो उससे बचने के लिए हम करते क्या हैं कि जो पहले सेल वाला फार्मूला था उसको बाकी सेलों पर मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, जिस सेल पे फार्मूला लगा हुआ था उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके राइट बॉटम पर ये एक प्लस का साइन बनेगा। इस प्लस का साइन को जब आप ड्रैग करेंगे राइट साइड पर यहाँ तक, और ये देखें ड्रैग करने के बाद ये फार्मूला अब कॉलम ई पर भी लग चुका है, कॉलम एफ पर भी लग चुका है, कॉलम जी पर भी, और ये अप टू कॉलम एल ऑटोमेटिकली उसने एवरेज निकाल के हमें दे दी है। तो इससे हमारा टाइम बच गया। तो आप जब भी कोई फार्मूला लगाएं और उसको बाकी सेलों पर इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो आपने सिंपल ये प्लस वाले साइन को ड्रैग करके जिधर तक उस फार्मूला को शो करवाना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करके ले जाएं, तो वो आपको शो हो जाएगा। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी, ये बिल्कुल आप डायरेक्टली जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप सम लिखें तो सम से भी आ सकता है और प्लस के साइन से भी आ सकता है। इसी तरह एक्सेल पे ये जिस तरह आयमन ने बताया है कि एक तो तरीका मैंने बताया कि आप स्टेरिक यूज़ कर लें, दूसरा आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखें तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, अब वो मुझसे पूछता है कि आप किस सेल से किस सेल तक मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं उन तमाम सेलों को सेलेक्ट करके एंटर दबा दूंगा। तो ये उसने मल्टीप्लाई कर, क्योंकि अब वैल्यू बहुत बड़ी है तो इस वैल्यू को उसने एज अ पावर शो कर दिया है। तो जब भी एक्सेल में वैल्यू बहुत बड़ी होगी वो उसको एज अ पावर शो कर देगा। अब मैं आपके सामने बनाता हूँ ग्राफ। सिंपल ग्राफ अगर आपने बनाना है, लेट्स सपोज मैंने PLOs का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ग्राफ किस किस क्वांटिटी के बीच बनाना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने जो ग्राफ बनाना है वो PLOs पर बनाना है। तो मैं जो भी मेरी PLOs की एवरेज मैंने निकाली थी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इंसर्ट पर आऊँगा और यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑल चार्ट्स पर आ जाऊँगा। अब ऑल चार्ट्स पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉलम्स की शेप में, ये आपको लाइन चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको बार चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक्स वाई स्कैटर प्लॉट नज़र आ रहा है। तो आपकी जो भी ग्राफ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं क्योंकि अपने PLOs की एवरेज शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि मैं कॉलम्स की शेप में उस ग्राफ को शो करवाऊँ। तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाला ग्राफ ओके कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक ग्राफ बन के आ चुका है 9 PLOs का, जिसमें जो मेरे वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस शो हो रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ यहाँ से ऑप्शन पे जाके, ये जो मेरा वाई एक्सिस आपको नज़र आ रहा है इस ग्राफ का, ये मेरे PLOs की एवरेज वैल्यूज को डिपिक्ट करेगा। और ये जो नीचे एक्स एक्सिस पर शो हो रहा है आपको, ये ऊपर के जो 9 PLOs हैं ये आपको शो होंगे। ऑटोमेटिकली उसने मुझे ग्राफ इस तरह का जनरेट करके दे दिया। अब इस ग्राफ को हम एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं, इस ग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाले बटन को दबाएंगे। अगर आपने एक्सिस के टाइटल्स ऐड करने हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये डाटा लेबल की ऑप्शन है, ये आप ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ से आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अगर आपने ये जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपने कम या ज़्यादा करना है, वो कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
आप वाई एक्सिस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन आपके साथ फॉर्मेट एक्सिस पे ऑप्शन आपके पास आ गई। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो मेजर यूनिट्स हैं ये फ़िलहाल ग्राफ में 10-10 के हिसाब से शो हुई हुई है। अगर मैं इसको 5 के हिसाब से शो करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा और एंटर दबा दूंगा। अब ये देखें ग्राफ में तब्दीली आई है। अब ये वैल्यूज़ 5-5 के डिफरेंस से शो होंगी। इससे ज़रा ग्राफ बड़ा मिक्सअप हो जाता है, तो इसीलिए हम उस मिक्सिंग से बचने के लिए इसको 10 पर ही रहने देंगे। ये देखें ये 10 पे आ गया। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है जो कि 100 है। अगर आप इसको 120 रखना चाह रहे हैं तो 120 लिख के एंटर दबा देंगे। अब ये देखें ये मैक्सिमम वैल्यू 120 उसने कर दी है। तो इस तरह करके आप अपना वाई एक्सिस चेंज कर सकते हैं। आप एक्स एक्सिस चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्स एक्सिस को भी आप इस तरह एक्सिस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने एक्सेस टाइटल है तो एक्सेस टाइटल को आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको पी एल ओज़ हैं तो पी एल ओज़ शो कर दूंगा। और यहाँ से अगर ये परसेंटेज है अटेनमेंट परसेंटेज के नाम से मैंने इसको शो कर दिया। तो ये मेरा एक ग्राफ बन के सामने आपके आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस ग्राफ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट डाटा के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब जब मैं सिलेक्ट डाटा के ऑप्शन को चूज करता हूं तो मेरे पास ये एक टेबल ऑप्शन ऊपर ओपन होके आ गया। अब यहाँ से अगर मैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहता हूं तो इस बटन को दबाऊंगा तो मेरी रोज एंड कॉलम्स अब चेंज हो चुकी हैं। और इसको मैं ओके करूंगा तो ये इसने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पर ले गया और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पर ले आया। सर एक बार फिर यहाँ से बताना सर ये। इस ग्राफ पे मैं दोबारा बताता हूँ, ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ग्राफ पे, यहाँ से आपने सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करना है। सिलेक्ट डाटा से आपने स्विच रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक कर देना है। अब इस बॉक्स पे आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसका टाइटल बदलना चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करूंगा और इसका सीरीज नेम दे देता हूँ PLOs और मैं ओके दबा दिया। अब ये देखें उसने ऑटोमेटिकली जो सीरीज 1 होगी उसको उसने PLOs का नाम दे देना है और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इस तरह करके हमारा कोई सा भी आपने जो ग्राफ बनाना हो वो हम। अच्छा एक और चीज़, आप जब भी ग्राफ एक्सेल पर बनाते हैं और उसमें अगर आपके पास लेट्स सपोज मल्टीपल कॉलम्स आते हैं, जिस तरह आप ये मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले कॉलम को एज अ एक्स एक्सिस पे शो करेगा और आने वाले जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वाई एक्सिस पे कंसिडर कर लेगा। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और इनके ये डिफरेंट मार्किंग लगाई हुई है। ये इन्विजुलेटर्स थे उन्होंने मार्किंग लगाई है, फिर ये सुपरवाइज़र के मार्क्स हैं और ये टोटल मार्क्स हैं मेरे पास आउट ऑफ 100। स्टूडेंट 1 के 80 हैं, स्टूडेंट जो 2 है उसके 88.3 हैं और स्टूडेंट जो 3 है उसके भी 80 मार्क्स हैं। अब बजाय इसके कि मैं मैनुअली इनका ग्रेड एंटर करूं, क्योंकि ये तो एक छोटे से लेवल पर आपको शीट नज़र आ रही है, अगर 100-200 स्टूडेंट्स हों और वहाँ पर मैनुअली आपको ग्रेड इंसर्ट करने पड़ जाएं तो वो एक काफ़ी ख्वारी वाला काम है। तो उससे बचने के लिए हम एक्सेल पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम इफ़ फार्मूला बोलते हैं। अब ये फार्मूला लगाने से पहले आपको आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरा ग्रेडिंग क्राइटेरिया ये है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 85 से अबव होंगे उसका ए है, 80 या 80 से अबव होंगे उसके ए नेगेटिव है और ये ग्रेड अप टू 50 से लेस तक चलता जाएगा।
तो इस तरह करके मैंने इसकी ग्रेडिंग कर दी। अब ग्रेडिंग के बाद मैं अपना फार्मूला लगाना चाहता हूँ, इफ़ फार्मूला कि ऑटोमेटिकली इस स्टूडेंट के इस नंबर के हिसाब से जो उसने गेन किए हैं इसका ग्रेड लग के आ जाए मेरे पास। तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा और सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ़। मेरे पास ये फार्मूला ओपन हो चुका। अब वो मेरे से पूछता है लॉजिकल टेस्ट कि जो कौन सा कॉलम है जिस पर मैं ये टेस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो वो मेरे पास ये वाला है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना क्राइटेरिया लिखूँगा। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि अगर तो ग्रेड 85, इसके स्टूडेंट के मार्क्स 85 या 85 से ज़्यादा हैं तो उसका ए आना चाहिए। तो मैं सबसे पहला अपना क्राइटेरिया 1 लिखूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, कॉमा, कॉमे के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस स्टूडेंट का ग्रेड ए आना चाहिए। तो मैं कंडीशन लिखूंगा डबल कॉलन में ए, इस तरह करके, और इस फार्मूले को क्लोज करने के लिए मैं दोबारा कॉमा लगा दूंगा। अब पहली कंडीशन मैंने रख दी। अब मैं दोबारा कंडीशन 2 पर आऊंगा। उसके लिए दोबारा से मुझे इफ फार्मूला जनरेट करना होगा। इफ अपनी कंडीशन मुझे लगानी होगी कि किस सेल पर मैं ये कंडीशन लगाने जा रहा हूं। तो अगेन सेल वही रहेगा, क्लिक किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ए माइनर वाली कंडीशन मैं लगाऊंगा। उसके लिए मार्क्स मैं इंसर्ट करूंगा 80, कॉमा, डबल कॉलन और ए माइनर, डबल कॉलन, कॉमा। दूसरी कंडीशन मैंने सेट कर दी। अब मैं तीसरी के लिए दोबारा इफ फार्मूला लगाऊंगा और जिस सेल पे मैंने लगाना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा। अब मेरी कंडीशन 3 आ गई। कंडीशन 3 था 75 मार्क्स, कॉमा, कॉलन, उसमें अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कंडीशन 3 तो स्टूडेंट का ग्रेड आना चाहिए बी प्लस, और फार्मूला क्लोज, दोबारा इफ फार्मूला, और दोबारा मैंने सेलेक्ट किया वही कॉलम जिस पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मेरे पास तीसरी कंडीशन आ गई 65 मार्क्स, तो मैंने 65 लिखा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, ये 70, क्योंकि पीछे 75 था तो ये 70 आना चाहिए। 70 डबल कॉलन, ग्रेड की कंडीशन क्या है जी, स्टूडेंट का बी आ जाएगा, दोबारा कॉमा लगाया, इफ फार्मूला दोबारा लगाया, वो सेल मैंने अगेन सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा। अब मेरे पास मार्क्स कंडीशन 65 की है, कॉमा लगाया, डबल कॉलन, 65 पर ग्रेड बनता है सी प्लस, सी प्लस लिखा, कॉमा लगा के दोबारा इफ का फार्मूला जनरेट किया, एंटर दबाया, और इसके लिए वो सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा। अब मेरे पास 60 मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, 60 मार्क्स, डबल कॉलन, 60 मार्क्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टूडेंट का सी ग्रेड बनना चाहिए। फिर इफ फार्मूला लगाऊंगा अगली कंडीशन लिखने के लिए, सेल सेलेक्ट किया जिस पे मैं ये फार्मूला लगा कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मैं लिखूंगा 55, और इस पे मेरे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टूडेंट का ग्रेड बनना चाहिए डी प्लस, कॉमा, अगली कंडीशन मैं लगाऊंगा किसके लिए जी, 50 मार्क्स के लिए। सेल सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा और यहाँ पर 50 मार्क्स लिखे, कॉमा लगाया, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टूडेंट का डी ग्रेड आना चाहिए, और कॉमा लगा के अब इस फार्मूले को मैंने क्लोज करना है कि अगर ये पीछे वाली जितनी भी कंडीशंस मैंने लिखी हैं ये
सेटिस्फाई नहीं होती तो स्टूडेंट का डायरेक्ट एफ लगना चाहिए। और मैंने फार्मूला लिख के एंटर दबा देना है। तो ये देखें, इसका ऑटोमेटिकली उसने ग्रेड लगा दिया ए। ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो इसका ए लग गया। अब इस फार्मूले को बजाय इसके कि मैं दोबारा से इस सेल में लिखूं, इसको सिंपल मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद ये फार्मूला अब अगले स्टूडेंट पर भी इम्प्लीमेंट हो गया। उसके मार्क्स थे 80, 80 वाली कंडीशंस थी हमारे पास ए माइनर की, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये वैल्यूज चेंज करता हूँ, तो देखिएगा नीचे ग्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा। देखें, इसका ग्रेड चेंज होकर बी प्लस पे चला गया। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ, ये बी पर चला गया। अगर मैं इसका यहाँ पे 0 लिखूँ तो ये सी प्लस पर आ गया। अगर मैं एक और 0 लिखूँ तो ये डी पर आ गया। और अगर ये भी 0 करूँ तो ये कंडीशन, देखें वो पिछली सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा उसने इसको एफ ग्रेड दे दिया। सर आपने